गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सबसे पहले सिलेबस डिस्कस करेंगे बिजनेस लॉ का। आपके सिलेबस में क्या है, 4 यूनिट्स हैं बिजनेस लॉ के सिलेबस में। जो फर्स्ट यूनिट है चैप्टर नंबर फर्स्ट नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से लेकर कर लिया हमने 13 के 13 चैप्टर्स हम ऑलमोस्ट कवर कर चुके हैं। और अब हम कर रहे हैं सेकंड यूनिट। सेकंड यूनिट में जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट यूनिट है आपकी, इसमें हमने क्या कर लिया, थर्ड चैप्टर ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी तक कवर कर लिया है। और हमारे 4th से 7th चैप्टर तक है जो रह गए, जो हम कर लेंगे। और अगर मैं बात करूं आपकी यूनिट नंबर थर्ड की, तो जो यूनिट नंबर थर्ड है वो मैं नहीं करवाऊंगी। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, पार्टनरशिप के बारे में जो आपने पहले कर लिया है। ठीक है, +1 +2 में आपने पार्टनरशिप क्या होता है, इसके क्या फीचर्स होती हैं, राइट्स ड्यूटीज डिसोल्यूशन क्या होता है, ये सब आप पहले कर चुके हो +2 में पार्टनरशिप में। तो इस पर हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हाँ, आपने क्या करना है, इस आपको ये है यूनिट नंबर थर्ड में 4 चैप्टर्स हैं। 1 बाय 1 कर कर आपने क्या करना है, इनको रीड करना है, रिवाइज करना है। अगर कोई भी डाउट हुआ तो आप हमें पूछ सकते हो, ग्रुप में पूछ सकते हो या फिर पर्सनली पूछ सकते हो। लेकिन आपकी छोटी सी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जहाँ आपका एक थोड़ा सा होमवर्क है कि आपने क्या करना है, इसको रिवाइज करना है, सेल्फ स्टडी करनी है इसकी। तो आगे हमारी क्या है, यूनिट नंबर 4 है, इसमें 2 चैप्टर्स हैं, ये मैं आपको करवाऊंगी खुद। आपका होमवर्क सिर्फ छोटा सा है कि इसको आपने क्या करना है, रिवाइज करना। कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। आज हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 4 परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स। परफॉर्मेंस का मीनिंग यहाँ पर क्या है, परफॉर्मेंस मीनिंग के जब हम किसी के साथ सेल्स का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो कैसे परफॉर्म होता है। हमें पता है कि बेसिक पॉइंट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के लिए क्या होनी चाहिए, डिलीवरी होनी चाहिए। अगर हम किसी को गुड्स ही नहीं डिलीवर कर रहे तो हम क्या नहीं कर पाते, यहाँ पर सेल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स को हम क्रिएट नहीं कर पाते। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, डिलीवरी होनी चाहिए। डिलीवरी क्या होनी चाहिए, इट मीन्स वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोसेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। वॉलंटरी होता है लॉ के अंडर। ठीक है, किसी के साथ हम इलीगल कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं कर पाते सेल्स का। तो जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, डिलीवरी है सेल्स की, वो कैसी होनी चाहिए, गुड्स की वॉलंटरी होनी चाहिए, एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक। नेक्स्ट पॉइंट इज मोड्स ऑफ डिलीवरी। मोड्स में क्या है, फर्स्ट है फिजिकल और एक्चुअल डिलीवरी। फिजिकल में क्या होता है, जैसे आपने किसी को 100 टन्स क्या है राइस है डिलीवर करने हैं, तो आप क्या कर रहे हो, उसे 100 टन्स ही डिलीवर कर रहे हो, तो ये क्या है, हमारी फिजिकल। जब आप किसी को फिजिकली गुड्स को हैंड ओवर कर रहे हैं तो उसे हम बोलते हैं फिजिकल और एक्चुअल डिलीवरी। एक होती है साइम्बॉलिक। साइम्बॉलिक में क्या होता है, आप किसी को फिजिकली नहीं हैंड ओवर कर रहे, आप उसके रिलेटेड ऑनरशिप दे देते हो। जैसे आपके पास है 1000 टन्स राइस, ठीक है, आपके लिए पॉसिबल नहीं है इनको डिलीवर करना, तो आपने क्या कर दिया, उस प्लेस की हैंड ओवर कर दी। यहाँ पर क्या है, ये राइस स्टोर किए हुए हैं, जहाँ अपने वेयर हाउस की, जहाँ अपने रूम की आपने की हैंड ओवर कर दी कि यहाँ पर मेरा इतना माल पड़ा है, तुमने क्या कर लेना है, यूज़ कर लेना। उसे हम बोलते हैं साइम्बॉलिक। जब हम फिजिकली गुड्स को हैंड ओवर नहीं करते, हम उसकी की को हैंड ओवर कर देते हैं, उसे हम बोलते हैं साइम्बॉलिक डिलीवरी। नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी और डिलीवरी बाय अटोरमेंट। ये क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव तब होती है डिलीवरी जब हम क्या करते हैं, गुड्स को डिलीवर कर देते हैं विदाउट एनी चेंज इन द एक्चुअली पोसेशन ऑफ द गुड्स। पोसेशन को हम कहीं भी कैसे भी चेंज नहीं कर पा रहे, हम क्या कर रहे हैं, जस्ट डिलीवरी ऑफ गुड्स कर रहे हैं, उसे हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। नेक्स्ट टॉपिक इज रूल्स रिगार्डिंग डिलीवरी। डिलीवरी के रिलेटेड कौन कौन से रूल्स होने चाहिए, मोड ऑफ डिलीवरी आप कैसे कर रहे हो, फिजिकली कर रहे हो, सिंबॉलिक कर रहे हो, कंस्ट्रक्टिव कर रहे हो। डिलीवरी एंड पेमेंट आर कनकरेंट कंडीशंस। हमें पता है कि जब गुड्स की डिलीवरी होगी साथ साथ क्या होगी, उसकी पेमेंट भी होगी। नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ पार्ट डिलीवरी। कई बार क्या होता है ना, आपके पास जब रॉ मटेरियल ज़्यादा हो जाता है तो हम क्या करते हैं, पार्ट डिलीवरी करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे आपके पास थे 500 टन्स राइस, आपने क्या कर दिया, जस्ट 250 टन्स को डिलीवर कर दिया, तो इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, पेमेंट पर डायरेक्ट पड़ेगा। क्यों? जो बायर है वो बोलेगा कि जितना मेरे पास मटीरियल आया है मैं उसकी ही क्या करूँगा, पेमेंट करूँगा। उसे हम बोलते हैं इफेक्ट ऑफ पार्ट डिलीवरी। ये भी एक रूल है जो हमें कंसिडर करना पड़ता है डिलीवरी के टाइम।
नेक्स्ट इज़ बायर टू अप्लाई फॉर डिलीवरी। जब तक हमारे पास बायर ही नहीं आया कि मुझे इतना रॉ मटेरियल चाहिए, इतनी रिक्वायरमेंट है, तब तक जो सेलर है वो कुछ भी डिलीवर नहीं कर सकता। तो बायर का अप्लाई करना उसके लिए क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट इज प्लेस ऑफ डिलीवरी, टाइम ऑफ डिलीवरी। प्लेस और टाइम क्या होने चाहिए, बायर एंड सेलर दोनों के लिए क्या होने चाहिए, रीजनेबल होने चाहिए। नेक्स्ट इज मैनर ऑफ डिलीवरी, एक्सपेंसेस ऑफ डिलीवरी, डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी। कई बार क्या होता है, अगर रॉन्ग क्वांटिटी डिलीवर कर दी सेलर ने, तो सेलर खुद क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा उसके लिए, या फिर जितने भी उसके रिलेटेड एक्सपेंसेस होंगे वो कभी भी बायर नहीं बियर करेगा। कौन बियर करेगा, सेलर बियर करेगा। देन इंस्टॉलमेंट डिलीवरीज, कई बार क्या होता है, गुड्स को सेल कर दिया जाता है इंस्टॉलमेंट्स पर, ठीक है। तो बायर इज़ नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट डिलीवरी बाय इंस्टॉलमेंट्स। जब तक उसकी इंस्टॉलमेंट्स की पेमेंट नहीं फुलफिल हो जाती, तब तक बायर जो बाउंड नहीं होता चीज़ को लेने के लिए। नेक्स्ट इज़ डिलीवरी टू कैरियर और वॉर फिंगर्स। वॉर फिंगर्स कौन होते हैं, जो गुड्स को कैरी ओवर करते हैं एक प्लेसमेंट से दूसरे प्लेसमेंट्स पर। तो ये बीच बिचाले काम करते हैं सेलर और बायर की। तो इनकी कंडीशंस हैं, जो इनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, पेमेंट्स हैं, वो भी क्या होनी चाहिए, फुलफिल होनी चाहिए। नेक्स्ट इज गुड्स डिलीवर्ड एट डिस्टेंस प्लेसेस। कई बार क्या होता है, सेलर रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, ठीक है, प्लेसमेंट के लिए। कई बार बायर, अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेलर ने ली है तो बायर को कभी भी बाउंड नहीं कर सकता वो रिस्क लेने के लिए, ठीक है। अगर उसने बायर के कहने पर करा है तो बायर ही क्या होगा, रिस्क लेने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। नेक्स्ट इज एग्जामिनिंग द गुड्स ऑन डिलीवरी। अगर बायर ने डिलीवरी के टाइम चेकआउट कर ली गुड्स तो ठीक है, अदरवाइज उससे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हो सकती। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हेन एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट ऑन डिलीवरी। एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट ऑन डिलीवरी का मीनिंग क्या है, ठीक है। कई बार बाहर क्या बोलता है कि जब मेरे पास प्रोडक्ट पहुंचेगा मैं तभी उसको क्या दूंगा, एक्सेप्टेंस दूंगा। तो वो क्या हो गई, एक्सेप्टेंस कंप्लीट ऑन डिलीवरी। जब फाइनल प्रोडक्ट उसके तक पहुंचा उसने तभी उसे क्या किया, एक्सेप्ट किया। देन बायर नॉट बाउंड टू रिटर्न रिजेक्टेड गुड्स। हमें पता है कि जो गुड्स रिजेक्ट ही होगी, बायर के पास उनके रिलेटेड कोई भी राइट नहीं होता रिफ्यूज़ करने का। नेक्स्ट इज लाइबिलिटी ऑफ बायर फॉर नेग्लेक्टिंग और रिफ्यूजिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स। अगर बायर क्या करता है, एट अ टाइम उनको रिजेक्ट कर देता है या फिर रिफ्यूज़ कर देता है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसको लाइबिलिटीज़ या चार्जेस पे करने पड़ जाते हैं। तो ये हमारा चैप्टर था परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स। एक हम छोटा सा नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, ये भी हम आज कवर करेंगे, अनपेड सेलर एंड हिज राइट्स। इसका मैं क्या करूँगी, आपको जस्ट ओवरव्यू दूंगी, ठीक है। जो जो इंपॉर्टेंट है वो आपको बताऊंगी, फिर आपने क्या करना है, इसको एक बार गो थ्रू कर लेना, ठीक है। अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना। वैसे मैं ऑलमोस्ट ये चैप्टर आपको कवर ही करवाऊंगी, अगर फिर भी आपने रिवाइज कर कर कोई डाउट निकल जाता है कई बार तो पूछ लेना। चैप्टर नंबर 5 क्या है, अनपेड सेलर एंड हिज राइट्स। पहले तो अनपेड सेलर कौन होता है, लाइक बायर ने किसी से गुड्स ले ली, गुड्स उसके तक पहुंच भी गई लेकिन उसने उसको पेमेंट नहीं की, तो वो सेलर क्या हो गया, अनपेड हो गया। क्यों, क्योंकि उसको अभी तक पेमेंट या फिर कंसिडरेशन अपनी नहीं मिली, उसे हम बोलते हैं अनपेड सेलर। देखो, when the whole of the price has not been paid or tendered, या फिर when a negotiable instrument or a bill of exchange has been received as a conditional payment, ठीक है। कई बार क्या हो जाता है, होल पेमेंट ही नहीं की, या फिर क्या हो गया, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स कंडीशन पर डिपेंड हो गया, ठीक है। कंडीशन फुलफिल होगी तो पेमेंट होगी, उसे हम बोलते हैं अनपेड सेलर। क्यों, क्योंकि उसने चीज़ तो दे दी, गुड्स तो डिलीवर कर दी, लेकिन उसको पैसा या फिर पेमेंट नहीं मिली, उसे हम बोलते हैं अनपेड सेलर। अगर कोई अनपेड सेलर है तो उसके पास राइट्स क्या होंगे, फर्स्ट तो उसका राइट होगा अगेंस्ट द गुड्स। क्यों, जब तक उसे पेमेंट नहीं मिली गुड्स के अगेंस्ट उसके पास राइट होता है। कौन कौन से राइट्स हो सकते हैं, राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स, गुड्स को वो रास्ते में स्टॉपेज कर सकता है अगर उससे रिस्क लग रहा है कि मुझे पेमेंट नहीं मिली। या फिर राइट ऑफ रीसेल, रीसेल कर सकता है क्यों, वो अनपेड है, उसे पेमेंट नहीं ना मिली। राइट ऑफ विद होल्डिंग डिलीवरी, अगर किसी और पर्सन को बीच बिचाले डिलीवर करना चाहता है तो वो भी कर सकता है। नेक्स्ट इज अगेंस्ट द बायर पर्सनली, बायर के अगेंस्ट क्या हो सकता है, राइट टू सू फॉर प्राइस, प्राइस के लिए उसके अगेंस्ट को ये क्या हो सकता है, कोर्ट में जा सकता है। डैमेजेस के लिए स्यू कर सकता है कोर्ट में जाकर। इंटरेस्ट के लिए कर सकता है कि इतने मंथ हो गए मुझे पेमेंट नहीं मिली, अब मुझे पेमेंट करो इंटरेस्ट के साथ। ये सब क्या होते हैं, राइट्स होते हैं एक सेलर के, अनपेड सेलर के, बायर के अगेंस्ट भी और गुड्स के अगेंस्ट भी। नेक्स्ट इज राइट्स ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द गुड्स, राइट ऑफ लियन, लियन क्या होता है, अपने कब्जे में रखना, ठीक है। देन बाय डिलीवरी टू कैरियर, डिलीवरी टू बायर, बाय वेवर, इन सब के अगेंस्ट भी वो क्या कर सकता है, एक राइट अपना क्रिएट कर सकता है। नेक्स्ट इज राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, ट्रांजिट में स्टॉपेज तभी कर सकता है अगर वो क्या है, अनपेड है। अगर फुली पेड अप है तो उसके पास ये राइट नहीं होता।
बायल के अगेंस्ट क्या मैं आपको बता चुकी हूँ पहले, सूट फॉर प्राइस कर सकता है, डैमेजेस के लिए, इंटरेस्ट के लिए, सब उसके क्या होते हैं, राइट्स होते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर अनपेड सेलर। आपने क्या करना है, इसको एक बार रिवाइज करना है। मैं आपका क्या करूँगी, नेक्स्ट क्लास में इसका टेस्ट ले लूँगी, ठीक है। अगर कोई डाउट हो तो उससे पहले पूछ लेना। थैंक यू।